हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर का। यूनिट फोर्थ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पहले की वीडियो में यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिस्कस करके रखा हुआ है। सो यूनिट फोर्थ को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं यूनिट फोर्थ के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और आप लोगों के जैसे कि एग्ज़ाम्स हैं, बहुत ही एकदम मतलब आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हैं और आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। तो मैंने भी आपको लोगों का जो भी पूरा सिलेबस है, एकदम जो भी सारी चीज़ें हैं, यूनिट फोर्थ के अंदर काफ़ी लेंथी यूनिट है, तो उस हिसाब से मैंने केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपके सामने रखी हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के ब्लैंक ना हो। लिखो जा करके। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ तो है ही ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी लेंथी यूनिट है फोर्थ वाली। सो हम लोग जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रेटजिक एनालिसिस प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसका क्या मतलब होता है। कि स्ट्रेटजी की एनालिसिस प्रोसेस का मतलब, जैसा हेडिंग से क्या पता चल रहा है, हेडिंग का मतलब सिंपल यही है कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है। स्ट्रेटजी का मतलब हमने पहले भी आप लोगों को अलग अलग यूनिट्स में ही पहले ही बता करके रखा हुआ है कि रणनीति तैयार करना, जो भी आपका गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो आप एक पूरी कि अपनी पूरी प्रिपरेशन करते हो, पूरी एक प्लानिंग करते हो, तैयारी करते हो, तो उसको ही हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। उसी को हम रणनीति को ही हम स्ट्रेटजी बोल रहे हैं। तो उसके एनालिसिस के प्रोसेस क्या है कि हम कैसे देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो हमारी स्ट्रेटजी सही है, गलत है, सही तरीके से, मतलब जो हमने अपनी रणनीति बनाई है वो काम करेगी या नहीं करेगी। सो सबसे पहले हमको क्या होता है कि पूरे एनालिसिस करने के लिए हमको क्या देखना होता है कि हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को देखना होता है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या चाहती है, मतलब उसके क्या गोल्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन उसके बाद में हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग की बात करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। पेस्टल और पोर्टर्स के फाइव फोर्सेस मॉडल को हम लोगों ने देखा था, है ना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, अलग अलग चीज़ें ये सारी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो लेट्स टॉक, डोंट मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं। वी विल नॉट टॉक फर्दर मोर अबाउट द, है ना, कि जो पेस्टल एनालिसिस है या शॉर्ट एनालिसिस है, बार बार उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने से अच्छा है हम आगे बढ़ते हैं। सो शॉर्ट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस हम करते हैं कि क्या है यहाँ पर। देन इसके बाद में इंटरनल एनालिसिस करने के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। देन उसके बाद में एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस करने के बाद में हम कंपटीटिव एनालिसिस करते हैं कि हम किस चीज़ में यूनिक है, हम क्या कुछ ऐसा कुछ यूनिक ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हों, ठीक है, अल्टीमेटली। देन इसके बाद में आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक इश्यूज, जो भी हमारी रणनीति जो हमने तैयार करी उसमें देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही, कहाँ क्या दिक्कत आ रही, कहाँ कोई रुकावट आ सकती है। देन उसके बाद में कि उसके लिए भी जो प्रॉब्लम्स आ रही जहाँ पर, जैसे अगर आपने कोई अपना बनाया ना कि शेड्यूल बनाया कि मुझे इस बार अपने एग्ज़ाम के अंदर 80% मार्क्स लेकर के आना है, तो अब आपको उसको 80% मार्क्स कैसे लेकर के आओगे। अलग अलग तरीके आप देखोगे कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है। तो अब जल्दी उठने में प्रॉब्लम है, तो अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आप एक रणनीति सेकंड, है ना, मतलब एक सेकंड स्ट्रेटजी बनाते हो कि जल्दी सोना पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्ट्रेटजिक ऑप्शंस तैयार करना। देन उसके बाद में देखना, इवेलुएट करना कि जो आपने चीज़ें बनाई हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं।
जो आपने प्लान किया उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो, देन मॉनिटर एंड इवेलुएट करो, एंड देन फीडबैक और एडजस्टमेंट, दूसरों को भी फीडबैक लो और जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो वहाँ एडजस्टमेंट भी करो। तो यही सब पूरा प्रोसेस, एक तरीके का प्रोसेस आप समझ लो कि स्ट्रेटजी एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस पहले भी करके रखा हुआ है और इसमें भी कर लिया। सो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेटजी एनालिसिस करने के कुछ एक अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, जैसे शॉर्ट एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स, पोर्टल्स 5 फोर्सेस मॉडल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस आप जानते हो, बीसीजी मैट्रिक्स को अभी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस एंड रिस्क रिटर्न, तो 3 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ये सभी चीज़ें वही बार बार आ रही हैं ना घूम करके। तो अभी देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये BCG मैट्रिक्स। ये इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसल्टिंग बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको याद कर लेना, जब भी ये आपको दिखाई पड़े वर्ड तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टूल दैट can be used by business to analyze the product or business unit based on the two factors। यहाँ पर 2 फैक्टर्स की मेजरली बात करी जाती है। एक आपका आता है कि मार्केट का शेयर कैसा है, और सेकंड आपका आता है कि मार्केट की ग्रोथ किस तरीके की। 2 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। तो इट हेल्प्स द कंपनीज डिसाइड कि वेयर टू इन्वेस्ट, यानी कि ये जो BCG मैट्रिक्स है ये हमको कंपनीज को हेल्प करती है कि कहाँ पर उनको अपना पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पर नहीं खर्च करना चाहिए, कहाँ पर खर्च करना चाहिए, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो जैसे कि हमारे पास में कुछ पैसे आ गए, हमने कोई अपनी जॉब करी, हमको कुछ पैसे मिल गए, तो अब हम देखेंगे ना, इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ हमको पैसे इन्वेस्ट करने, कहाँ नहीं करने। तो उसके हिसाब से अगर हम करेंगे प्लान करके तो हमको डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज वी विल डिपेंड अपॉन इट, है ना। हम उसके ऊपर देखेंगे कि यार हमने क्या गलत डिसीजन ले लिया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो कि यहाँ पर 4 चीज़ें आपको 4 अलग अलग तरीके की सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है आपका स्टार, देन क्वेश्चन मार्क, देन काउ का, और देन डॉग का। तो यहाँ पर देखो ये अगर ऊपर जा रहा है तो डैट मीन्स कि हाई, ठीक है। यहाँ पर जितना ज़्यादा हाई है ये हाई है, मार्केट का शेयर हाई है, और अगर ग्रोथ भी हाई है तो डैट मीन्स कि आपको स्टार रेटिंग मिलेगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपको देखो ये इस तरीके का यहाँ पर इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई हुई कि हाई मार्केट शेयर हाई ग्रोथ, तो ये आपका स्टार आपको रेटिंग स्टार सिंबल से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस जियो आप देख सकते हो कि मार्केट में उसका शेयर्स भी हाई हैं और उसकी ग्रोथ भी, यानी कि उसकी उसकी डिमांड भी है, जियो सिम की ज़्यादा डिमांड भी है, ठीक। तो आप उसको स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन काउ का क्या मतलब हुआ कि हाई मार्केट शेयर, जिसके मार्केट में शेयर्स तो हाई हो बट उतनी ज़्यादा डिमांड ना हो। जैसे कि यहाँ पर HUL का डव सोप का एग्जांपल दिया गया कि डव सोप के शेयर्स तो हाई रहते हैं मेनली, बट उतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड नहीं होती, लोग उतना ज़्यादा डव सोप को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिसको नो कि अलग तरीके का होता है, तो क्योंकि उसमें कुछ लोग उसको पर्सनली नहीं पसंद करते हैं। देन क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आता है कि इसमें लो मार्केट शेयर, मतलब कि कम मार्केट शेयर में तो उसके कम होते हैं बट उसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर देखो कि ऊबर या ओला का एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो हमेशा ओला का ऊबर का यूज़ तो करते रहते हैं, उसकी सर्विसेज को तो बहुत ज़्यादा अवेल करते हैं, बट फिर भी ये ऐसी कंपनियां हैं जिसका मार्केट शेयर आपको हमेशा डाउन देखने को मिलेगा। देन डॉग का सिंबल आता है। डॉग में आपका क्या होता है कि ना तो उसके मार्केट के अंदर शेयर हाई है ना ही उसकी डिमांड हाई है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैकबेरी है ना, अब तो डिसकॉन्टिन्यूड हो गया इंडिया के अंदर। तो इस तरीके के स्मार्टफोन्स उसके हच और ये सब जितने भी पुरानी कंपनीज थी ना, तो वो सभी अब एकदम जीरो पे चली गई, तो वो डॉग से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो जैसे नोकिया हो गया है ना, तो ये सभी एकदम उसको डॉग से रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 4 सिंबल्स हैं मेनली। इसको BCG मैट्रिक्स को ध्यान रख लेना। इसका जो मेन पार्ट है दैट इज इट्स डायग्राम, सो मेक श्योर यू शुड paste it or like make draw it in your examination copy।
so that you will get a high marks or यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर। जो भी आपके एग्जामिनर्स हैं उसको आप इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छा उसको डायग्राम ज़रूर से बनाओ, ठीक है। देन इसी के साथ में हमारा बीसीजी मैट्रिक्स ख़त्म हो जाता है। देन इसके बाद में आपका एक आता है दूसरा कि प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड और एंस ऑफ ग्रिड करके एक मैट्रिक्स के बारे में भी बात करी जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिली है। तो एंस ऑफ ग्रिड इस तरीके का कोई अगर आपको नाम देखने को मिले या फिर प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड इस तरीके से देखने को मिले तो आपको यही चीज़ बनानी है, यहाँ पर लिखना हुआ है। क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से इस नेम से भी पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो एंस ऑफ ग्रिड हो या फिर ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड हो तो आपको सेम आंसर ही देना है। तो यहाँ पर देखो क्या मतलब बताया गया कि ये एक तरीके की मैट्रिक्स होती है जो कि एक तरीके का प्लानिंग टूल ही होता है जो कि बिजनेसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। इट ऑफर 4 ग्रोथ ऑप्शंस बेस्ड ऑन वेदर द कंपनी फोकसेस ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग न्यू मार्केट। यहाँ पर मतलब कि अलग अलग तरीके की मार्केट में कोई आपके पास में प्रोडक्ट है और मार्केट के अंदर देखने को यहाँ पर मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो तो 4 तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर देखो इसके सब पूरा सिंबल्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट पेनिट्रेशन इसका मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। सिंपल सा इसका फंडा है कि यानी कि अगर आप सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हो तो दैट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर रिस्क होता है ना। और जैसे भाई आप अपने आसपास की लोकल मार्केट के अंदर देखो ना, सेम प्रोडक्ट है वही कुछ आप भी लेकर के आ रहे हो। जैसे कोक है, फैंटा है, स्प्राइट है, ये सभी कोल्ड ड्रिंक्स के अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं ना। थम्स अप हो गया, पेप्सी हो गई। तो अब आप भी कुछ उसी तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनाने लगे तो आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसमें हाई रिस्क होते हैं आपके प्रोडक्ट को नो कि ज़्यादातर वो मतलब ग्रोथ होने के उसके कम चांसेस होते हैं, रिस्क भी होता है। देन इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपके न्यू प्रोडक्ट तो आते हैं बट एग्जिस्टिंग मार्केट होती है। यानी कि इसमें आप कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, है ना। जैसे कोक है, फैंटा, स्प्राइट। इसके अलावा अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाओ जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी, है ना, तो उस तरीके का कुछ चलो आप कुछ नया फ्लेवर दे दो बट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही दे दो। अब देखो मार्केट डेवलपमेंट यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेकर के जाओ। अब जैसे कि अगर आपको आपके कानपुर शहर में या फिर लखनऊ शहर में जो चीज़ें मिलती हैं अगर आप उसको दिल्ली या नोएडा में लेकर के चले जाओ उस तरीके की चीज़ों को, तो न्यू मार्केट को आप कवर कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि आपके इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं अगर आप उसको बाहर के दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में लेकर के जा रहे हो उन प्रोडक्ट्स को तो आप मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हो। देन डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एकदम नया प्रोडक्ट है, नई मार्केट के अंदर जा रहे हो तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ कर जाएगा। तो ये 4 तरीके के यहाँ पर बताए गए हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर सब पूरा लिखा हुआ है, इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है और ये ज़रूर एक्सप्लेन करना जो भी मैंने आपको बताया। इसको आप अपने दिमाग में रख लो, छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी जो करना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग नहीं डाली है क्योंकि मैंने पीपीटी दोस्तों अभी बनाई है जस्ट। क्यों आप लोगों के कल एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने बताया था कि मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस टाइम वीडियोस बनाने के लिए क्योंकि मेरे खुद के भी अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, जॉब्स वगैरह को भी मैनेज करना और फिर वीडियोस को भी बनाना, कंटेंट तैयार करना, देन वीडियो को डिलीवर करके अपलोड करना, तो काफ़ी पैनिक काम हो जाता है। एनीवेज यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग वो कर दी है। ये देखते हैं कि GE9 सेल मैट्रिक्स क्या हमसे बोलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखना।
इसमें क्या होता है कि आपके दो फैक्टर्स बताए जाते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसका, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है इसमें, दो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक आपका तो आपका इधर आता है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस, एंड देन आपका सेकंड आता है कि बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ। दो चीज़ें आती हैं, दो में से इसको आप येलो लिख सकते हो या ग्रे लिख सकते हो या फिर वाइट कर सकते हो। इधर आपका ग्रीन कलर का रहेगा, इधर रेड कलर का रहेगा। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में छाप लो सबसे पहले तो। देन यहाँ पर देखो कि क्या बताया क्या गया कि GE9 सेल मैट्रिक्स है किस चीज़ के बारे में। तो ये एक तरीके का टूल है जो कि बिजनेसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों बिजनेस इसको यूज़ करते हैं? टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट देयर टाइम, मनी एंड एफर्ट, यानी कि अपने पैसे को, समय को और एफर्ट्स को कहाँ पर लगाया जाए, कहाँ ना लगाया जाए, किस हिस्से में लगाना चाहिए, किस हिस्से में नहीं लगाना चाहिए, किस हिस्से में होल्ड कर देना चाहिए। तो इट हेल्प्स टू फिगर आउट विच प्रोडक्ट, सर्विस और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस आर वर्थ फोकसिंग ऑन एंड विच आर नॉट। कहाँ पर हमको अपने पैसे को, अपनी रिसोर्सेज को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो इसमें दो चीज़ें आपको मैंने बताई है ना, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ। दोनों वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रख लो। और दोनों वर्ड्स में क्या होता है कि तीन तीन तरीके के जोन है, जिसमें ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन आपको देखने को मिलेगा। तो हाई अट्रैक्टिवनेस और हाई स्ट्रेंथ जब होती है ना, तो वहाँ पर आपको ग्रीन यानी कि इन्वेस्ट मोर, आपको यहाँ पर क्या डिसीजन लेना होता है कि ग्रीन का मतलब हो गया कि ग्रीन का मतलब जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना, ग्रीन का मतलब कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, है ना। होल्ड करने का मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट अपनी रोक करके रखना चाहिए। और हार्वेस्ट जो रेड कलर के ये जो बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपको अगर कहीं पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो अपने आप को पीछे घसीट लो, अपने मतलब उस जगह इन्वेस्ट नहीं करो आप। तो यही चीज़ बताएगा कि ग्रीन जोन में क्या होता है कि हाई अट्रैक्टिवनेस होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, तो इसका मतलब कि आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं येलो जोन या फिर वाइट और ग्रे जोन के अंदर क्या होता है कि मीडियम अट्रैक्टिवनेस होती है या और मीडियम स्ट्रेंथ होती है। तो इसमें क्या होता है कि मेंटेन टू इम्प्रूव, तो इसमें आप अपने डिसीजन को होल्ड कर सकते हो। वहीं जेड जोन होता है, जेड जोन के अंदर क्या होता है, लो अट्रैक्टिवनेस होती है प्लस लो स्ट्रेंथ होती है, तो वहाँ इन्वेस्ट करना ही बेकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन्स में इन्वेस्ट करते हो, कोई ऐसी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो, हाँ, क्योंकि स्मार्टफोन की मार्केट में देख रहे हो आप कंडीशन क्या है, हर तरीके के नए नए अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं, उस बढ़ ही रही है इंडस्ट्रीज, है ना। तो स्मार्टफोन में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं वॉशिंग मशीन में अगर आप चाहो तो उसकी थोड़ा होल्ड करके रखो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कुछ में भी उसका अल्टरनेटिव आ जाए या अलग तरीके की कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उसमें होल्ड करने का डिसीजन ले सकते हो। वहीं डीवीडी प्लेयर बनाने वाली कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें भैया इन्वेस्ट करना ही सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन देखता है, डीवीडी प्लेयर्स को देखता है नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझा सकते हो, मतलब अपने एग्जामिनर को समझा सकते हो बाय मेकिंग और मीन्स पेस्टिंग दिस काइंड ऑफ क्या बोल सकते इसको, जो भी पिक्चर्स वगैरह को और ड्रॉ वगैरह करो। और मैंने बताया ना कि पिक्चर्स और डायग्राम्स ज़रूर से बनाना है, तो डायग्राम्स वगैरह ज़रूर से बनाकर उसको समझाने की कोशिश करो। ठीक है, देन इसके बाद में होता है मैकनीज़। यहाँ पर 7S फ्रेमवर्क होता है। इसमें बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का मैनेजमेंट टूल है, बहुत सारी चीज़ें इसको अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। इसमें हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से क्या होता है कि 7S के अंदर यहाँ पर बताया गया कि 7S होते हैं, जिसमें से कुछ हार्ड एलिमेंट होते हैं, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं टू एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस बाय फोकसिंग ऑन 7 इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये 7S को वो यूज़ करेगी, 7S के फ्रेमवर्क को, मैकनीज के 7S फ्रेमवर्क को अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, तो उसको ज़रूर उसको एक इफ़ेक्टिवली रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से 7S हैं यहाँ पर देख लो। सबसे पहला आपका आता है कि स्ट्रेटजी, यानी कि कोई कंपनी है, अगर वो कोई कंपनी प्लान करती है टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, डैट मीन्स कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बना दी। देन उसके बाद में आपका सेकंड आता है कि स्ट्रक्चर, हार्ड एलिमेंट में ही, ठीक है।
स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि एक कंपनी है अब विद अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो अपना क्या करती है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन सिस्टम हो गया आपका हार्ड एलिमेंट में। देन इधर सॉफ्ट एलिमेंट्स की बात करें तो शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। तो ये सभी सॉफ्ट एलिमेंट्स यानी कि एक तरीके के सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं जो कि कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं, कंपनी का क्या स्टाइल है काम करने का, कंपनी का क्या किस किस तरीके के स्टाफ हैं, एचआर डिपार्टमेंट वगैरह इसमें आता है। देन इसमें स्किल्स वगैरह आती हैं। तो इस तरीके के आप देख लो कि हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके की तीन तीन ये वर्ड्स लिखे हो, 7S है मैग्नीज का। और चाहो तो ये जो डायग्राम इसको इसकी हेल्प से भी आप बता सकते हो कि हार्ड एस क्या होते हैं एंड देन सॉफ्ट एस क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 सॉफ्ट एस हो गए और 3 हार्ड एस हो गए। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ये है पूरा मैकनीज का 7S फ्रेमवर्क। इसको बहुत ज़्यादा बताने में लोग समय लगा देते हैं ये वो, बट है कुछ नहीं, 7 तरीके के इसमें वही है, नेम्स हैं, इसको रट डालो और रट करके एग्ज़ाम कॉपी में छाप करके चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप क्या समझते हो? जैसा कि यहाँ पर है कि स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, है ना, डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो द प्रोग्राम हेल्प्स बिजनेस फिगर आउट हाउ टू ग्रो एंड सक्सीड, है ना, यानी कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस को एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाया जा सकता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हम अपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई उसमें किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नो योर पर्पस, अपने पर्पस को समझना चाहिए। देन इसके बाद में अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, इसके बाद में अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखो, प्लान करो, देन इसके बाद में एक्शन लो एंड चेक एंड एडजस्ट करो। तो अगर आप चाहो तो इस सबसे अच्छा, अगर चाहो तो जो सबसे पहले मैंने स्टेप्स आपको बताए थे ना, दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पहुँच गया मैं। ये जो स्टेप्स मैंने दिखाए थे यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये सभी चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हो, इसको रट लो, ठीक है। 10 स्टेप्स हैं यहाँ पर, 10 स्टेप्स जो भी हैं इसकी इस जगह पर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पर से आप पेस्ट करके अपना तैयार कर सकते हो। देन इसके बाद में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के स्टेजेस पूछता है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टअप एज, देन ग्रोथ एज, मैच्योरिटी एज, डिक्लाइन एंड देन इसके बाद एग्जिट स्टेज। ये आपने PCL प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको पढ़ा था ना आप लोगों ने कि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि स्टार्टअप की एज में होता है, देन इसके बाद में वो ग्रोथ कर रहा होता है इधर, देन इसके बाद में इधर ये क्या होता है मैच्योरिटी की एज होती है, देन इसके बाद में इधर डिक्लाइन होता है, देन इसके बाद में प्रोडक्ट का एंड हो जाता है। तो वही है ना। यहाँ पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का के बारे में पूछा जाए तो इस तरीके के स्टेजेस को, वही 5 स्टेजेस हैं, इसको आप बता सकते हो, ये इसका डायग्राम है, दिखा तो सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। देन इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, कभी भी कोई लाइफ साइकिल चीज़ों के बारे में बात आए तो सेम चीज़ें ही होती हैं, बस वही थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके अपने हिसाब से लिखना होता है, डायग्राम वगैरह सब सेम होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल है या फिर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, आपको सब सेम लिखना है। और यहाँ पर भी वही है, स्टार्टअप स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड देन उसके बाद में क्लोजर, रिन्यूअल और क्लोजर, इस तरीके की स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो ये एकदम मतलब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है और आई डोंट फील लाइक कि आपको ज़्यादा इसमें कुछ बताने की या ज्ञान देने की ज़रूरत है। शुड नो बेटर अबाउट द PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना, आप इसको पहले से जानते हो, ऑलरेडी knows about that, so we will not waste a huge time upon that particular thing, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आता है, कभी कदार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो। तो जो एक जो हायरार्की होती है बेसिकली हम उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिस्टम दैट आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, तो
अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सी कभी कोई इस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो छोटी होती है, कोई होती है बड़ी होती है, तो उसमें किस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मिक्स स्ट्रक्चर, देन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सभी आप लोगों ने पढ़ा था। लाइन एंड स्टाफ, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर एक मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके नीचे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो लाइन स्टाफ, मतलब एकदम सिंपल छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है कि एक मान लो कि टॉप मैनेजमेंट है, उसने अपने नीचे 4-5 लोगों को रख लिया और उसके बाद में उनके नीचे छोटे छोटे बंदे काम कर रहे हैं, वो लाइन एंड स्टाफ, यानी कि थोड़ी सी जो मिडिल मिडिल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल थोड़ा सा बड़ी लेवल पे जब हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसमें क्या होता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सीईओ, एक सीएफओ, इस तरीके से बना दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हो अपना। देन मिक्स मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इसका बॉस जो है उसके लेबर अप को वो कर सकता है और उसका बॉस उसको कुछ बोल सकता है ना, इस तरीके से, यानी कि ये वो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, खिचड़ी ऑलरेडी पकी हुई है, तो यानी ऐसे ही क्या होता है कि इस डिपार्टमेंट का कोई भी है तो वो उसको ऑर्डर देगा, इस डिपार्टमेंट को एक तो उसको भी ऑर्डर देगा, अपने अपने लेबर को भी ऑर्डर देगा। तो इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, इसके कई सारे अच्छे भी चीज़ें होती हैं, तो उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, मान लो कि कोई एक एचआर टीम से 2 बंदे आ गए, है ना, कोई फाइनेंस टीम से 2 बंदे आ गए, और कोई बीडी यानी बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट से 2 बंदे आ गए, तो 6 बंदे हो गए। 6 बंदे मिलकर के क्या करते हैं, 6 लोग मिलकर के कोई भी एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, 6 लोग मिलकर के कुछ अलग कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते, तो उसी को हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। देन इसके बाद में एक वर्ड आता है जी इंजीनियरिंग। जी इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हो? तो जी इंजीनियरिंग क्या है कि एक तरीके से कि जो इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होते हैं, यानी कि कोई भी जो आप एक तरीके का इनोवेशन आप समझ लो, है ना, इनोवेशन जो भी आप चीज़ों को करते हो, काइजन आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा वर्ड, तो कॉन्टिन्यूस यानी इम्प्रूवमेंट्स करते चले जाना, है ना, जो प्रोसेस चल रहा है जैसा चल रहा है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना। तो जी इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फंडामेंटली जी थिंकिंग एंड जी डिज़ाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसमें फिर से सोचना, फिर से अपनी सोच को लगाना, री थिंक करना, री डिज़ाइन करना, है ना, टू अचीव द इफ़िशियंसी ऑफ द टास्क, है ना, यानी कि अपने प्रोसेस को, अपने जो भी आप काम करो उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हुए चले जाना, एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जी इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। इसमें हम कुछ एक इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, रेडिकल चेंजेस करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हम जी इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर एक देखो एग्जांपल दिया गया है, यानी कि कोई भी बैंक है, अगर उसको कोई भी लोन पास करने के लिए पहले 5 दिन लगते थे, क्योंकि उसको अलग अलग लोगों से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने के लिए सबके पास जाना पड़ता था, तो वो 5 दिन लगते थे कोई भी लोन पास होने में। वहीं अगर बैंक ने क्या किया कि एक कोई पोर्टल बना दिया, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, जहाँ पर एक समय में ही सभी 5 जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो उसके पास में राइट्स होंगे कि वो लोन को पास कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे। तो उससे क्या होगा कि एक दिन के अंदर ही जस्ट टाइम इन अ 1 डे, यानी कि टाइम टू जस्ट 1 डे, एक दिन के अंदर ही आप क्या कर सकते हो कि देख लोगे खट से कि एक दिन के अंदर ही लोन पास करने के लिए। तो ये हो गया जी इंजीनियरिंग का एग्जांपल, यानी कि दिस चेंजेस मेड द प्रोसेस फास्टर, इजियर एंड बेटर टू द कस्टमर, यानी इससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई है, आपका काम भी जल्दी से हो रहा है। तो यही एक एग्जांपल है जी इंजीनियरिंग का। आपके पास कोई एग्जांपल हो, सो यू कैन ऑल्सो फ्रेम दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ बहुत सारे टॉपिक्स तो कई सारे हैं यूनिट 4 के अंदर, बट हम लोग जल्दी जल्दी और सिंपल तरीके से यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। लास्ट आपका एक टॉपिक है जो आपका आता है कि वैल्यूज़, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वैल्यूज़ का मतलब आप समझते हो कि क्या होते हैं कि कोई भी गुण होते हैं, तो कंपनियों के अपने अपने कंपनियों के एक अलग तरीके के
क्या होते हैं कि वैल्यू सिस्टम होती है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट थर्ड के अंदर कि एस्पायर करके मेरी कंपनी, जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो मेरे लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हो, अगर आपको चाहते हो कि कि अगर हम थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे लिंक्डइन पे आप आ सकते हो, SAKARGUPTA इस नाम से आपको देखने को मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर, और वहाँ पर से आप देख सकते हो, है ना। तो वहाँ पर से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपस में कनेक्शन होने से अच्छा ही है। तो यहाँ पर देखो कि वैल्यू, जिस भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है एस्पायर करके, ASPIRE, है ना, जिसमें से हर एक वर्ड का अपना अपना कुछ एक अलग मतलब होता है ना। एजिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फलेसनेस, यहाँ पर होता है पैशन एंड प्रूडेंस। यहाँ आई का मतलब होता है कि आई का मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना। देन इसके बाद में इंड्योरेंस, और आर का मतलब होता है कि सबकी रिस्पेक्ट करना। तो ये सभी एक मतलब कि गुण होते हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय को, जो भी काम कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको हर एक एम्प्लॉय के अंदर ये गुण, ये वैल्यूज़ डेवलप करने की कंपनी कोशिश करती है। तो वैल्यूज़ यहाँ पर बताया गया कि कोर बिलीव्स और प्रिंसिपल्स जिसमें कंपनी विश्वास करती है, और कंपनी अपने हर एक एम्प्लॉय के अंदर उन सभी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करती है, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड फेयरलेसनेस, है ना। जब भी आप कभी कोई नई कंपनी में जाओगे तो HR लोग जो होते हैं वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरीके का नियम कायदे कानून है भाई, तुमको मानने पड़ेंगे ना। देन एथिक्स आता है, इसके ऊपर अलग से एक बुक भी बनाई गई, आप लोगों ने पढ़ी होगी उसको, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अभी उसका भी एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है। काफ़ी सुनने में तो काफ़ी सिंपल है सब्जेक्ट, बट उतना ही कठिन है। मैंने 2 वीडियोस उसके ऊपर बनाई है, तो दोनों आप देख लो जा करके। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आपका क्या आता है कि अगर आप कोई भी एनर्जी वगैरह को कंज्यूम कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके बदले में आप क्या रहे हो, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को। तो अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, लकड़ियों को जला रहे हो, है ना, तो उसके बदले आप पेड़ लगाओ भी, उगाओ भी, है ना। और अगर आपसे जहाँ तक संभव हो सके जो सोलर पैनल्स होते हैं, सूर्य की जो भी एनर्जी होती है उसका यूज़ कर लो, कोयला फ्यूल और उनको यूज़ करने से अच्छा है, तो है ना। तो ये सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ हरी सब्जियाँ उगाना शुरू कर दो, और हरी सब्जियाँ उगा करके कि लोगों का काम इससे बढ़ेगा। या फिर आप कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर सकते हो, उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रिलेटेड टू लाइक सम सोशल गुड वेलफेयर वर्क्स, वर्किंग लाइक NGOs, है ना, जो आपके NGOs वगैरह में जो जो काम होते हैं छोटे छोटे, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 4 था वो भी बहुत ही इजीली आधे घंटे के अंदर मैंने जस्ट कंप्लीट कर दिया पूरा। हालांकि है काफ़ी सारी इसमें आपके टॉपिक्स, बट ये आपको याद रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। री इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल सकता है, BCG मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है, ये आपको मैकनीज 7 फ्रेम SK फ्रेमवर्क्स देखने को मिलेंगे, GE9 सेल मैट्रिक्स, इसमें से कोई ना कोई मतलब आता ज़रूर है, तो शुड बी रेडी for that particular thing. And in this way we have reached to the end of this video. यूनिट 4 हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड I'll try my level best कि मैं यूनिट 5 को भी कंप्लीट कर दूं। आप के कल में भी 2 बजे से सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे पहले मैं वीडियो को पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई सजेशन हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रीड दैट कमेंट। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो तो उसको भी बताओ कि क्या दिक्कत रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।